नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। आज हम एक ऐसे युवा नेता के पास पहुंचे हैं जो आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, उन पे लग रहे इल्ज़ाम के बारे में और उनसे राय लेंगे। उन्होंने वसीम रिजवी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करने वाले पहले हस्ताक्षर भी बने हैं। आज हम उन्हीं से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ देसी न्यूज़ के इस चलते चलते कार्यक्रम में हैं डॉक्टर अबुल फराज साजली साहब। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए। थैंक यू। आपको क्या लगता है, कानून बेबस है या कानून बेबसों के हाथ में है? देखिए, कानून जो होता है वो उसके चलाने वालों पर डिपेंड करता है। जी। कागज़ पर एक इबारत लिख दी जाती है, वो इबारत समाज में किस तरह से ज़मीन पे उतरेगी ये इसके चलाने वालों पर डिपेंड करता है। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज जो देश में अस्थिरता है, जो देश में माहौल है, वो कानून के मुताबिक बिल्कुल नहीं है। जिसका जो मन चाहता है वो बोल देता है, जिसका जो मन चाहता है वो कर देता है। हर चीज़ में अफरा तफरी का माहौल है। जो हमारे बेसिक फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको हर बार कुचलने की कोशिश हो रही है। लेकिन इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने एक बार फिर से कानून पे विश्वास किया और वसीम रिजवी जो नास्तिक है उसके खिलाफ आपने कोर्ट में याचिका दायर की। क्या कानून पे विश्वास है या खुद पे विश्वास है? देखिए, हिंदुस्तान के कानून पर तो हमें पूरा विश्वास है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और मुझे हिंदुस्तान के कानून के कुछ ऐसे सुनहरे फैसले भी याद हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि राम रहीम के केस में जज साहब ने फैसला दिया था। तो अभी ऐसा नहीं है, अभी जो उम्मीद की किरणें अभी कुछ बाकी है और हम उम्मीद की उसी किरणों पर भरोसा कर रहे हैं कि शायद जो है इस पर कोई सख्त फैसला आए। नहीं, फैसला आए इससे पहले हमारे पास साजली भाई NCRB नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट है एक, जिसमें 2016 से लेकर के 2020 तक 138 मामले हैं जो धार्मिक टिप्पणियों को लेकर के कोर्ट में याचिका दायर हुआ है, जिसमें से अब तक महज 38 केसों की सुनवाई हुई है। आपको क्या लगता है, आपके केस की बारी आएगी? बहुत अफसोस की बात है ये जो डेटा आप दे रहे हैं। इन सब चीज़ों की सुनवाई पहले होनी चाहिए। हमारा देश एक सेकुलर देश है। हर सेकुलर देश में सारे धर्म के लोग रहते हैं और हर धर्म के पास अपनी कुछ न कुछ किताब है और हर धर्म में कहीं ना कहीं अधर्म को मिटाने के लिए धर्म युद्ध की बात कही गई है। ये लोग जो जिहाद को बदनाम करते हैं या जिहाद के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, जिहाद का ये लोग मतलब ही नहीं जानते कि जिहाद किस चीज़ को कहते हैं। ये एक फॉल्स नैरेटिव पूरे देश में चलाया जा रहा है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और उनके खिलाफ नफरत का माहौल बनाने के लिए। लेकिन ये अफसोस नहीं है कि इन सब चीज़ों का जो जिम्मेदार है वो मुसलमान ही है? देखिए, मुसलमान एक स्कूल होता है, उस स्कूल में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। अगर स्कूल में कुछ लोग फेल कर जाते हैं या कुछ लोग स्कूल में पढ़ाई ठीक से नहीं करते तो उसमें स्कूल की कोई गलती नहीं। इस्लाम एक आइडियोलॉजी है, इस्लाम एक ज़िंदगी जीने का तरीका है, इस्लाम एक दुनिया का बेहद खूबसूरत पाक साफ मज़हब है। वो अलग बात है कि ये कुछ लोगों की बदकिस्मती है कि वो इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम को जानते नहीं हैं और उसे ठीक ढंग से अपनी ज़िंदगी में अपनाते नहीं। एक ख़ास राय मैं आपसे लेना चाहता हूं। जो वसीम रिजवी ने 26 आयतों को हटाने के लिए एक फॉल्स नैरेटिव जैसा आप कह रहे हैं, वो एक कोर्ट में याचिका दायर की है। आपको क्या लगता है, मुसलमान क्या इतना कमज़ोर हो गया कि उनके खिलाफ इस तरह से पूरे विश्व स्तरीय पवित्र कुरान पे हमला किया जाए? तो इसका सर है कहीं ना कहीं मुसलमान का जो इंटॉलरेंस था वो कम हो गया है या फिर मुसलमान आपसी मतभेद में उलझ गए हैं? देखिए, कुरान पर टिप्पणी करना कोई आज नई बात नहीं है। आज से 1400 साल पहले जब कुरान इस दुनिया में आया तो वो एक नई आइडियोलॉजी को लेके आया। कुरान ये कहता हुआ आया कि समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई रंग की बुनियाद पर, कोई अपने ज़ात की बुनियाद पर, कोई अपने ख़ानदान की बुनियाद पर छोटा या बड़ा नहीं। इस्लाम में छोटे और बड़े को अगर कोई है तो वो अपने गुड डीड्स पर है, अपने कर्म पर है, अपने एक्शन पर है। इस आइडियोलॉजी ने बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव को कुचल के रख दिया। बेसिकली ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई इसलिए है कि इस डिस्क्रिमिनेशन को जो कुरान पाट रहा है उससे कुछ लोगों को ख़तरा है। कुछ लोगों को अपनी सत्ता जाने का ख़तरा है, कुछ लोगों के अपना जो झूठा समाज में दबदबा है उसके जाने का ख़तरा है। तो हम
अब मैंने आपसे कहा ना कि हम ना कल कमज़ोर थे ना आज कमज़ोर हैं, क्योंकि मैं अकेला आदमी हूँ इस सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र में जिसने जब ख्वाजा गरीब नवाज पे टिप्पणी हुई तो हम लोगों ने जाके मामला दर्ज कराया। उन मामले की सुनवाई हो गई है? मामले की सुनवाई होना या ना होना वो एक अलग इशू है, क्योंकि आप हमारे यहाँ की जो पुलिस है उस पर जो अपने क्षेत्र के ही मुकदमे सुलझाए नहीं जाते हैं, मगर हमारा जो फ़र्ज़ है, हमारा फ़र्ज़ था वहाँ तक जाना, हम वहाँ तक गए, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी और जितना हमसे हो सकेगा आगे भी हम इस तरह की कोशिश जारी रखेंगे। मुसलमान को लेकर के पिछले 2 महीने से एक मुसलमान जो है वो ऐसा लग रहा है कि बैकफुट पे चला गया। पहले बात करें वसीम रिजवी साहब की, उससे पहले आसिफ का मामला हमारे आपके सामने आया जिनको एक मंदिर में झूठे इल्ज़ाम के कारण आप बखूबी जानते होंगे। उससे पहले आयशा को लेकर के एक विवाद आया था जिससे मुसलमानों पे हो रहे अत्याचार जहेज को लेकर के हुआ था। तो बैक टू बैक जो मुसलमानों को एक बैक थ्रू मिल रहा है, इससे कैसे निजात पाएंगे आप? देखिए, वो तीनों एक अलग अलग चीज़ है, ठीक है। हमारा मज़हब जो है वो आला ज़र्फ़ और आला ज़र्फ़ की तालीम देता है। ये लोग हिंदू समाज के दुश्मन हैं, जो लोग मंदिर में जाने से और पानी पीने से रोकते हैं, ये तो खुद हिंदू धर्म के दुश्मन हैं। हिंदू धर्म के अंदर भी परोपकार है, सभी धर्मों के अंदर परोपकार है, मगर कुछ लोग धर्म का चोला ओढ़ के अधर्म कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो किसी को मंदिर में जाने से पानी पीने से रोकते हैं या किसी को बच्चियों के साथ जो है वो बलात्कार करते हैं। तो ये लोग तो, इन लोगों के ऊपर तो खुद हिंदू समाज को सबसे पहले कड़ा एक्शन लेना चाहिए। ऐसे लोग मुसलमान में भी हैं क्या? अगर हैं तो एक आध आप एग्जाम्पल दीजिए। मैंने कहा ना कि एक ऐसे लोग हर जगह, हर धर्म में है, हर जगह है। समाज को इनसे एकजुट होकर मुकाबला करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जैसा कि हमने कहा कि आप आरजेडी के नवनिर्मित नेता भी हैं, सबसे पहले इसके लिए बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया। पिछले दिनों जो एक खास रिपोर्ट हमारे आपके सामने आई सदन को लेकर के, जो विपक्षी का षड्यंत्र कहा जा रहा है किसी, या फिर इसे पॉलिटिकल इंटॉलरेंस कहा जा रहा है, राजनीतिक सहिष्णुता, जो पुलिस की जर्जरता ने आप पे एक हमला किया, उस हमले को किस तरह से लेते हैं आप? नीतीश कुमार की सरकार ने जो आरजेडी के और विपक्ष के माननीय विधायक जी, 3 लाख लोग विधायक चुनते हैं जी, कोई मामूली आदमी नहीं है वो। उन विधायकों पर लाठी बरसी, लाठी, धक्का, जूता, कौन लोग हैं? ये विधायक कोई मामूली लोग नहीं है। अगर पुलिस जनता की रक्षक है तो विधायक जनता के सेवक है। ये बर्बरतापूर्ण नीतीश कुमार की हताशा को दिखाता है, नीतीश कुमार की कायरता को दिखाता है। और समाज जो झूठे वादे करके वो सत्ता में आए हैं, आज बिहार की जनता उनसे सवाल करती है और उस सवाल से वो बौखलाहट में, झुंझलाहट में हमारे माननीय विधायकों के ऊपर उन्होंने लाठी चार्ज कराई है। और सिर्फ लाठी चार्ज नहीं कराई है, गिरा गिरा के मारा है इतनी बेरहमी से कि जैसे वो कोई सड़क चलते लोग हों। 3 लाख लोगों के प्रतिनिधि होते हैं। किसी महान आदमी ने कहा था कि जब सड़कें आवारा हो जाती है तो सदन, जब सड़कें सुनसान हो जाती है सदन आवारा हो जाता है। लेकिन पिछले दिनों सड़कों पर भी भीड़ थी, लेकिन सदन में जो हुआ उसको लोग, कुछ लोग विपक्ष की साजिश बता रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये विपक्ष का षड्यंत्र है? कोई षड्यंत्र नहीं है। किस बात षड्यंत्र नहीं है? किस बात का षड्यंत्र है? ये तो इन्होंने जो झूठे वादे किए, 19 लाख नौकरी का वादा किया है इन्होंने। आप मुझे बताइए कि आज कौन सा ये वादा पूरा किया इन्होंने और कौन सा वादा पूरे करने की ओर चल रहे हैं। रही बात नीतीश कुमार की, तो एक जीता जागता मिसाल उनका जो फेलियर है गवर्नेंस का, वो फेलियर आप दिखाइएगा। नीतीश कुमार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना की बात होती है ना, नल जल योजना। ये देखिए, ये नल जल योजना है, ये देखिए, दिखाइए इसको, ये है नल जल योजना। ये नीतीश कुमार तक पहुंचाइए, यही पानी पिएंगे हम। कहाँ है इसमें पानी? कहाँ पे नल लगा हुआ है? हर स्तर पर इस सरकार का फेलियर है। समाज को तोड़ने वाले जब बिल आते हैं, जब सांप्रदायिकता वाले बिल आते हैं, उस बिल का नीतीश कुमार समर्थन करते हैं। सामाजिक न्याय तो वो भूल ही चुके हैं। अब रही बात बेरोजगारी की, रही बात नौकरी की, महंगाई की, उस पर भी वो बुरी तरीके से फेल हो चुके हैं। तो इस पे फेल पिछली सरकार नहीं थी जो लालू की सरकार थी? क्या उसमें 100% रोजगार था? आपको क्या लग रहा? बिल्कुल था। आरजेडी की जब सरकार थी तो आप मुझे बताइए कि कितने युवा परेशान थे। क्या आरजेडी की सरकार वो सरकार थी इन लोगों ने जेपी आंदोलन में भाग लेकर 27% मंडल कमीशन का जो आरक्षण था उसको लाने वाले कौन लोग थे? यही लोग थे ना, इन्हीं लोगों ने लाया। आज इनडायरेक्टली
इनडायरेक्टली जो ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है उसको प्राइवेटाइजेशन करके निजीकरण करके खत्म किया जा रहा है। बैकडोर से आरक्षण पर जो है हमला किया जा रहा है। लेकिन अभी जो आरजेडी की पॉलिटिकल पारी लग रही है वो लग नहीं रही है कि अगले 5 साल तक भी सत्ता में आ पाएगी। आपको क्या लगता है? हम 50 साल सत्ता में ना आए, मगर जो हमारा कर्तव्य है हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। हम नीतीश कुमार की तरह गिरगिट की तरह हम रंग बदलने वाले लोग नहीं है। हमारी जो विचारधारा है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, जिस पर हमारी पार्टी खड़ी है, उस पर आखिरी सांस तक खड़ी रहेगी, चाहे हमें सत्ता मिले या ना मिले। हमारा कर्तव्य जनता की सेवा है और जनता की सेवा करते करते अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े, जिसको आपने देखा कौन से विधायक हमारे पीछे हट गए, अपनी जान की बाजी लगाकर उन्होंने जनता की आवाज को उठाया ना, वरना विपक्ष तो और भी कई राज्यों में है। कहाँ इस तरह का आपको जनता की बात कहने के लिए इस तरह से सड़कों पर उतरते लोग नजर आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए साजली भाई। ये थे डॉक्टर अबुल फराज साजली साहब, जिन्होंने एक के बाद एक सवालों का काफ़ी अच्छे तरीके से इंटेलेक्चुअल वे में एक सवालों को कुछ डिफेंस किए, कुछ सवालों को डक किया और कुछ सवालों का जवाब कारगर तरीके से विफलता के ओर ले जाते हुए इस सरकार के डबल इंजन के सरकार को बताया। साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसी चुनौती दी कि अगर ये सरकार इनकी 50 साल भी नहीं आती है तो जो इनका फ़र्ज़ है वो अमूमन निभाती आ रही है और निभाती आएगी। इसी खास बातचीत करने के लिए आज हम डॉक्टर अबुल फराज साजली साहब के साथ बातचीत करने के लिए आए थे। अब देसी न्यूज़ के अगले कार्यक्रम में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।